क्या ड्यूरी ऑटोनोमस काउंसिल सिर्फ एक संस्था है या हमारे सपनों की अधूरी तस्वीर? क्यों आज भी हमारा समाज अपने हक और पहचान के लिए दर दर भटक रहा है? और कब आएगा वो दिन जब ड्यूरी समाज भी गर्व से कह पाएगा, हमें हमारा हक मिला है? नमस्ते दोस्तों, आपका भाई उज्जवल दिल से स्वागत करता है आप सभी का। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी किताब से कुछ बातें जो सिर्फ कागज पर लिखी इबारतें नहीं, बल्कि हमारे समाज की आवाज है। जातीय अधिकारों के लिए संघर्ष और युवा एवं छात्र संगठनों की भूमिका। लेखक किरणबन देवरी। यह किताब ड्यूरी समाज के संघर्ष की दास्तान है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसको न सिर्फ सुने बल्कि महसूस करें। अगर आपको ये बातें दिल से जुड़ती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इस आवाज को आगे ले जाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दिल से, आपके भाई उज्जवल के साथ। विकास, प्रगति, ड्यूरी ऑटोनोमस काउंसिल और असम में प्रस्तावित उच्च सदन। विकास और प्रगति। एक स्वस्थ समाज का विकास वास्तव में समाज के आर्थिक सामाजिक विकास और प्रगति के साथ साथ इसकी व्यापकता और यथार्थ आधारित सामाजिक ताने बाने के क्षेत्रीय प्रतिबिंब का नाम है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ड्यूरी ऑटोनोमस काउंसिल की मुख्य भूमिका और उत्तरदायित्व कैसे होने चाहिए? सन 2005 में हस्ताक्षरित ड्यूरी समझौते के अनुसार 29 में से 34 विभाग ड्यूरी ऑटोनोमस काउंसिल को मिलने चाहिए। लेकिन आज 15 साल बीत जाने के बाद भी क्या इन विभागों को विकास कार्यों में नियोजित किया जा सका है? ड्यूरी समाज को ड्यूरी ऑटोनोमस काउंसिल विकास और प्रगति के क्षेत्र में कितना प्रभावशाली बना सकी है, यह आज के समय में निस्संदेह अत्यंत विचारणीय विषय है। ड्यूरी समाज के आर्थिक सामाजिक विकास में मुख्यतः दो बड़ी बाधाएं हैं। एक, नवयुवकों और युवतियों की आत्मनियुक्ति की दयनीय स्थिति। दो, ड्यूरी महिलाओं का सशक्तिकरण कमजोर होना। हम देखते हैं कि हर वर्ष हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, डिग्री, मास्टर डिग्री, ITI, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्स, डॉक्टर आदि कई युवक युवतियां पास होकर बाहर आते हैं। लेकिन क्या वे समय पर आत्मस्थापन का अवसर प्राप्त कर पाते हैं? जितनी तेजी से हर साल शिक्षित युवक युवतियों की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उनके आत्मस्थापन के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। आत्मस्थापन का अर्थ केवल सरकारी नौकरी या मासिक वेतन प्राप्त करना नहीं होता। एक युवक लघु औद्योगिकीकरण के माध्यम से न केवल स्वयं की स्थापना कर सकता है, बल्कि कई अन्य परिवारों को भी रोजगार प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर ड्यूरी समाज भले ही पुरुष प्रधान समाज हो, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में घर की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य संचालन महिलाएं ही करती आ रही हैं और यह परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसीलिए महिलाओं को शुरू से ही घर की मुख्य व्यवस्थापक के रूप में गिना जाता है। आज के ड्यूरी समाज में घर की बहू या बेटी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी नहीं है। अधिकतर घरों की बहुएं और बेटियां शिक्षित हैं। लेकिन क्या ये महिलाएं, चाहे वे बहुएं हों या बेटियां, आर्थिक दृष्टि से घर या परिवार को नियंत्रित कर पाने में सक्षम है? आज का युग खर्चीला युग है, खर्चे भी बहुत अधिक हैं। इन शिक्षित महिलाओं को घर या परिवार चलाने हेतु क्या हमारे ड्यूरी ऑटोनोमस काउंसिल की ओर से गांव या क्षेत्र आधारित कोई कार्यशाला या अन्य प्रशिक्षण दिया गया है? या फिर क्या उन्हें लघु व्यापार के क्षेत्र में आत्मनियोजित किया गया है? ड्यूरी समाज में 98% परिवार खेती करके गांवों में निवास करते हैं। वे बहुत पुराने तरीकों से खेती पर जोर देते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और संघर्ष के बीच खेती करके जीवन निर्वाह करते हैं। वे वैज्ञानिक आधार पर खेती करना नहीं जानते। वे वर्ष में एक से अधिक बार खेती नहीं करते। महिलाएं भी वैज्ञानिक तरीके से उन्नत पद्धतियों से खेती कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करती। ड्यूरी समाज के विकास और प्रगति में एक और बड़ी बाधा है गांवों में बहुत पुरानी परंपरा और अव्यवस्थित सामाजिक प्रथाओं का पालन। जैसे शादी, दाह संस्कार, सकाम, पूजा आदि कार्यों में बिना योजना के अत्यधिक खर्च किया जाता है, जहां जरूरत के अनुसार उपयोग करने के बजाय अधिक बर्बादी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त अंधविश्वास पर अत्यधिक ध्यान और मनोयोग दिया जाता है, जिसके कारण मानसिक, शारीरिक और समय की भी अनावश्यक बर्बादी होती है।
देवरी समाज में शिक्षितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसी कारण आज भी इस समाज से प्रशासनिक क्षेत्रों में जैसे IAS, IPS, IPAC जैसी सेवाओं में नियुक्ति पाने वालों की संख्या अत्यंत कम है। किसी समाज के विकास और प्रगति के लिए प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी होती है। इसके लिए देवरी समाज के शिक्षित युवकों और युवतियों में से संयम और अध्ययनशीलता को जागृत करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना होगा। देवरी समाज के विकास और प्रगति की एक और मुख्य बाधा है राजनीतिक रूप से सत्ता में भागीदारी न प्राप्त कर पाना। जनसंख्या के आधार पर मतदाताओं की संख्या कम होने का बहाना लेकर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों की संकीर्ण मानसिकता के चलते लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में मान्यता प्राप्त दलों से उम्मीदवार नहीं दिया जाता। चुनावों में जीत सकने और जीतने के बाद जनसाधारण का नेतृत्व कर सकने वाले योग्य नेता देवरी समाज में है, लेकिन इन दलों की भेदभावपूर्ण दृष्टि के कारण उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। कभी कभार 2-1 व्यक्तियों को विभिन्न चुनावों में प्रयोगात्मक रूप से उम्मीदवार बनाया जाता है, परंतु वह भी जीतने की मंशा से नहीं। यहां तक कि पंचायत चुनावों में भी देवरी लोगों को मान्यता प्राप्त दलों द्वारा प्रत्याशिता दिया जाना अत्यंत दुर्लभ है। देवरी ऑटोनोमस काउंसिल देवरी समुदाय की आर्थिक सामाजिक के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के समग्र विकास की दृष्टि से ही 80 के दशक के अंत से समग्र असम देवरी छात्र संघ, अखिल भारत देवरी युवा छात्र संघ, समग्र देवरी महिला समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से असम के देवरी समुदाय के लिए पृथक स्वायत्तशासी परिषद की मांग की जाती रही है। 4 मार्च 2005 को असम सरकार के साथ देवरी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश अत्यधिक जल्दबाजी और उस समय की जिम्मेदारी निभा रहे संगठनों के नेताओं की दूरदर्शिता की कमी के कारण समझौते की धाराओं को अच्छी तरह पढ़े बिना हस्ताक्षर कर देने के चलते इसके सभी प्रावधानों की जानकारी नहीं ली गई। परिणाम स्वरूप यह समझौता वर्तमान में व्यावहारिक नहीं है। समझौते के 7वें अध्याय की 48वीं धारा की दूसरी उपधारा में 26 क्षेत्रों में चुनाव की बात कही गई है, जबकि दूसरे अध्याय की 6ठी धारा की पहली उपधारा में केवल 18 क्षेत्रों में चुनाव होने की बात है। जब 2010 में पहली बार देवरी ऑटोनोमस काउंसिल का चुनाव हुआ तो सरकार की उदासीनता और देवरी समाज के नेताओं की सत्ता की लालसा के कारण 26 के स्थान पर एक ही रात में बिना किसी तर्क या तथ्य के 18 क्षेत्रों को निर्धारित कर दिया गया। न जनसंख्या, न मतदाताओं की संख्या और न ही भौगोलिक आधार पर, सिर्फ नेताओं की सुविधा के अनुसार क्षेत्रों का विभाजन किया गया। इस तरह क्षेत्रों को जेरीमैंडरिंग द्वारा तय किया गया। इन क्षेत्रों को लेकर जनता में आज तक असंतोष व्याप्त है। उदाहरण के लिए बंगला मोरा, गाभरू टूनी जान और पिछला क्षेत्रों में यदि 1400-1500 मतदाताओं को लेकर एक क्षेत्र बनाया जा सकता है, तो शदिया, टेंगापानी, चिची बड़गांव और बर्दलानी जैसे क्षेत्रों में 5000 से अधिक मतदाताओं के बावजूद उन्हें क्यों एक क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। दूसरी ओर गांवों के बीच चुनाव करवाकर गांव परिषद या ग्राम सभा गठित करने की बात समझौते में स्पष्ट है, लेकिन इस पर न तो सरकार और न ही देवरी ऑटोनोमस काउंसिल के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है। देवरी ऑटोनोमस काउंसिल को 34 विभाग प्रदान किए गए हैं, लेकिन सरकार केवल उपहार, गिफ्ट स्वरूप ही फंड आवंटन करती है। आज तक देवरी ऑटोनोमस काउंसिल के प्रशासनिक कार्यालय को संचालित करने के लिए कोई स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 15 वर्षों में देवरी ऑटोनोमस काउंसिल की सहमति से समझौते में एक भी रचनात्मक संशोधन नहीं किया गया है। कई लोग कहते हैं कि देवरी ऑटोनोमस काउंसिल वास्तव में देवरी समाज के विकास की राह को पंगु बनाने वाला एक सामाजिक दस्तावेज है। चुनावों के नाम पर समाज के गांवों और परिवारों में स्थायी रूप से फूट डालने वाला एक संस्थान बन चुका है। पेसा कानून, पंचायती व्यवस्था का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, देवरी ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से देवरी समाज का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए
एक संवैधानिक गारंटी युक्त समझौते का पुनरीक्षण आवश्यक है। भारतीय संविधान की धारा 243 एमआरएस के अनुसार 1996 में संसद द्वारा पारित किया गया पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून लागू करते हुए ड्योरी ऑटोनोमस काउंसिल का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उच्च सदन भारतीय संविधान की धारा 171 के अंतर्गत शीघ्र ही असम में उच्च सदन का गठन सुनिश्चित करते हुए सभी जाति जनजातियों को प्रतिनिधित्व का अवसर देना चाहिए, क्योंकि असम के दीर्घकालीन जातीय समस्याओं के समाधान हेतु डॉक्टर भूपिंदर सिंह की अध्यक्षता में 90 के दशक में जो सुझाव दिए गए थे, उनमें प्रमुख सुझाव था असम में उच्च सदन यानी विधान परिषद का गठन। इसके अलावा 2005 और 2010 में असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से उच्च सदन गठन की प्रस्तावना पारित की थी। केंद्र सरकार की संसद में यह विषय विचाराधीन है। ड्योरी ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से देओरी समुदाय के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान कर उच्च सदन में प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। समापन ड्योरी ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से देओरी समाज के संगठनों को जीवित रखते हुए समाज की समस्याओं का सर्वसामान्य समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संगठनों के अधिवेशनों के खर्च आदि को पहले से निर्धारित करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या ड्योरी समाज को उसका हक, उसकी पहचान और उसका सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मैं आपका भाई उज्जवल आज आप सभी से दिल से एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या हम सिर्फ बीते कल की बातें सुनते रहेंगे या अब खुद एक नया इतिहास लिखेंगे? अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और जरूर कमेंट करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए हौसला है। क्या आप अपनी राय नहीं देना चाहेंगे? आपका जवाब, आपकी भावनाएं क्या वाकई इतनी कमजोर हैं कि आप चुप रहें? अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जानूं कि अगली बार मैं क्या लेकर आऊं? कमेंट करिए ताकि मैं आपके मन की बात जान सकूं और अगली बार भी दिल से कुछ लेकर आ सकूं। और दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, सुन भी लेते हो, लेकिन शेयर नहीं करते। क्या ड्योरी समाज वाकई इतना कमजोर हो चुका है? क्या हम एक बटन दबाकर भी अपनी आवाज को आगे नहीं बढ़ा सकते? मैं दिल से, पूरी सच्चाई से अपना समय देकर यह बात आप तक लाता हूं। क्या आप इतना भी साथ नहीं दे सकते कि इसे शेयर करें? सोचिए, अगर आप ही चुप रहेंगे तो ड्योरी समाज आगे कैसे बढ़ेगा? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही खामोशी सौंपेंगे? मैं आज भी दिल से आपके लिए आया हूं और आगे भी आता रहूंगा। बस एक साथ चाहिए, एक समर्थन चाहिए, एक शेयर चाहिए। आपका एक शेयर ड्योरी समाज की आवाज बन सकता है। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक बात दिल से कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं हमारे ड्योरी समाज के लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं करते। क्यों भाई? क्या आप नहीं चाहते कि अगली बार जो वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे? क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी जिम्मेदारी है अपने समाज की बात को, अपने अधिकार की आवाज को हर कोने तक पहुंचाना? अगर हम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फेसबुक पेज को फॉलो करना कोई बड़ा काम नहीं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी आवाज है। तो दिल से गुजारिश है, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। किसी को जागरूक कर सकता है। मैं फिर आऊंगा और हर बार दिल से लाऊंगा। बस आप साथ रहिए दिल से। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब मैं फिर दिल से कुछ लाऊं, आप सबसे पहले सुने। आपका भाई उज्जवल।